हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर कुछ क्लासेस ले रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने देखा अभी तक क्या, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को, और सेकंड लॉ के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मोमेंटम, वो भी हमने देख लिया। अब यहां हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो इसका स्टेटमेंट है वो है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां ये क्या कह रहा है कि हम जो भी काम करते हैं, सपोज मान लीजिए यहां पर क्या है, एक दीवार है, समझ लीजिए क्या है, यहां पर एक दीवार है और यहां पर क्या है, एक आदमी खड़ा है। अब क्या कर रहा है, ये आदमी इस दीवार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यानी जब ये आदमी इस दीवार को पुश कर रहा है, इट मींस ये यहां पर क्या है, इस पर फोर्स लगा रहा है। और यहां पर जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो एक तरह का क्या है, इसका एक्शन ही हुआ ना कुछ कर रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ, कि यहां पर जब भी कोई क्या है एक्शन किया जा रहा है तो उस एक्शन का क्या है, अपना एक रिएक्शन हो रहा है। और क्या है ये रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक फोर्स लगाया इस दीवार पर जब फोर्स लगाया गया तो ये दीवार पे फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि दीवार तो भैया हिलने वाला है नहीं, लेकिन हाँ, दीवार पर फोर्स लगाने के बाद ये आदमी थोड़ा पीछे खिसक जाता है। ये जितना कसकर फोर्स लगाएगा ये आदमी उतना पीछे चला जाएगा। ये हो कैसे रहा है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा कि जब भी कोई एक्शन होगा उस एक्शन में जो क्या है, कोई फोर्स लगाया जाएगा किसी ना किसी बॉडी पर, वो जो दूसरा वाला बॉडी है वो जो फोर्स लगाया गया उस पर एक्शन के फॉर्म में, उस एक्शन का क्या है, वो एक रिएक्शन देगा। वो रिएक्शन क्या देगा, एज अ फोर्स ही देगा। और वो फोर्स जो वो रिएक्शन के रूप में देगा, वो फोर्स क्या होगा, उस एक्शन का क्या है, जस्ट ऑपोजिट होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी आपको कहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां क्या कह रहा है अगला पॉइंट, वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। बिल्कुल यहां पर ये आदमी क्या किया, इस दीवार पे फोर्स लगाया, यानी ये कोई एक्शन किया, तो ये दीवार क्या कर रहा है, इस पे अपना रिएक्शन दे रहा है। और यहाँ एक्शन और रिएक्शन जो है ना, ये दोनों क्या है, फोर्स ही हैं, लेकिन दोनों जो फोर्स हैं ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है, चलिए उसे देख लेते हैं। यहां क्या कह रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी इज नोन एज एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। बिल्कुल यहां पर अभी जो हमने एग्जांपल देखा था ना वॉल और मैन का, बिल्कुल उसी एग्जांपल से इस चीज को भी समझ लीजिए। यहां पर क्या है, ये आदमी इस दीवार पर क्या है, कोई एक्शन कर रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है। तो मतलब पहले क्या कर रहा है, ये आदमी इस पर काम कर रहा है, यानी आदमी क्या है, फर्स्ट बॉडी हो गया, वॉल क्या है, सेकंड बॉडी हो गया। यानी आदमी द्वारा जो वॉल पर काम किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। यानी इसके एक्शन के वजह से ये वॉल क्या करेगा, इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। होप सो बातें आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदमी यहां फर्स्ट बॉडी है, वॉल यहां सेकंड बॉडी है, तो यानी फर्स्ट बॉडी द्वारा जो सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है वो कहला रहा है एक्शन, और यहां पर सेकंड बॉडी के द्वारा जो फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है अपना, वो है अपना रिएक्शन। चलिए अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो यहां पर नोट पॉइंट में क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस। बिल्कुल ये चीज हम देख भी लिए और समझ भी लिए कैसे। अब चलिए यहां पर जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे समझने की जरूरत है। यहां क्या कह रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। बिल्कुल आप देखिए यहां पर हमारा ये फर्स्ट बॉडी है, हमारा ये सेकंड बॉडी है। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन हो रहा है, और सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन हो रहा है। यानी रिएक्शन जो है फर्स्ट बॉडी पर लग रहा है और एक्शन जो है सेकंड बॉडी पर लग रहा है। इसका मतलब यहां से बिल्कुल समझ में आ गया कि एक्शन और रिएक्शन जो हो रहा है वो सेम बॉडी पर एक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज बट दे एक्ट साइमल्टेनियसली। बिल्कुल यहां पर क्या है, एक्शन और रिएक्शन के लिए हमें दो बॉडीज की जरूरत है। यहां पर मैन क्या है, पहला बॉडी है, यहां पर वॉल क्या है, सेकंड बॉडी है। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि एक्शन और रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक साथ एक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन साथ साथ हो रहा है।
होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद क्या कह रहा है, दे डू नॉट कैंसल ईच अदर। बिल्कुल, अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या था, बैलेंस्ड फोर्स में होता था कि हमारे पास एक सेम बॉडी होती थी, है ना। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता था, हमारे पास एक सेम बॉडी होती थी, इसी पर क्या है फोर्स लगता था। जब इस पर फोर्स लगता था तो यहां पर बॉडी क्या है, मूव नहीं करती थी। बॉडी इसलिए मूव नहीं करती थी क्योंकि जो दोनों तरफ से फोर्स लगते थे वो होते थे इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या करते थे, नलीफाई हो जाते थे, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। इसी वजह से क्या होता था, जो बॉडी होता था इस पर कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं होता था। और यही चीज यहां पर क्या कह रहा है ये, कि दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ये क्यों नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं इस केस में, एक्शन और रिएक्शन के केस में? क्यों? क्योंकि हम यहां पर देखिए हमारे पास दो डिफरेंट बॉडी है और दो डिफरेंट बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं, और बैलेंस फोर्स के अंदर एक सेम बॉडी पर फोर्स लग रहा था। इसीलिए क्या है, दोनों फोर्स आपस में नलीफाई हो जा रहे थे, कैंसिल हो जा रहे थे। लेकिन यहां पर जब फोर्स ही अलग अलग बॉडी पर लग रहा है तो भैया कैसे एक दूसरे को क्या है, नलीफाई करेगा? नहीं कर सकता ना। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है उसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पर, एवरी एक्शन इज अकम्पनीड बाय अ रिएक्शन। समझिए इस बात को क्या कहना चाह रहा है। अभी हमने क्या देखा था, आदमी वॉल पर फोर्स लगा रहा है, तो वो वॉल क्या कर रहा है, आदमी पर भी उल्टा फोर्स लगा रहा है। मतलब जहां एक्शन आ रहा है उसके साथ साथ क्या है, उसका रिएक्शन भी आ रहा है। मतलब कभी भी एक्शन क्या है, अकेला नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्शन तो भैया फोर्स है और इस फोर्स का क्या है, रिएक्शन फोर्स आ रहा है। मतलब दो फोर्स क्या है, आपस में पेयर में आ रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं। वो बात ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, फोर्स पेयर में अपीयर हो रहे हैं। इसीलिए यहां क्या कह रहा है, दस वी फाइंड दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको कहूंगा कि इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यहां पर कभी भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, या वाइवा में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से क्वांटिटी है जो कि क्या है, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर अगर फोर्स हो तो आप क्या है, टिक कर दीजिएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, यहां पर पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहां पर एक्शन और रिएक्शन के हेल्प से हमने समझ लिया है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल, जब फोर्स क्या है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब फिर सिंगल फोर्स का एग्जिस्ट करने का क्या है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। खत्म हो गया ना, काम ही खत्म हो गया फिर, क्योंकि एक्शन क्या है, अकेला तो आएगा नहीं। क्योंकि अगर हम किसी चीज पर एक्शन कर रहे हैं तो वो दूसरा बॉडी क्या कर रहा है, उस एक्शन का रिएक्शन दे रहा है, मतलब वहां पेयर में आ रहा है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स क्या है, कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर इतनी बातें क्लियर, तो चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अब चलिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं किस बॉडी पर एक्शन लगेगा और किस बॉडी पर रिएक्शन लगेगा। सपोज मान लीजिए यहां पर मेरे पास दो बॉडी है, एक पहला बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है मेरे पास बी। और यहां पर क्या हो रहा है, ए और बी, एक बी इस तरफ से आ रहा है और ए इस तरफ से आ रहा है। और यहां पर जो ए है वो सबसे पहले जाकर बी पर टकरा रहा है। इसका मतलब जब ए जाकर बी से कोलाइड कर रहा है सबसे पहले, तो इसका मतलब ए ने बी पर क्या किया, एक्शन किया। यानी जब ए ने बी पर एक्शन किया तो यानी ए का क्या हो गया, एक्शन फोर्स लग गया बी पर। अब यानी अब ये बी क्या करेगा, इस एक्शन के लिए अपना रिएक्शन देगा। इसका मतलब अब बी जो है वो किस पे फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा ए पर फोर्स। और वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा अपना क्या, रिएक्शन। और यहां पर देख लीजिए दोनों ही फोर्स क्या हैं, आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इतनी बातें क्लियर, तो चलिए अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब चलिए यहां पर जो अगला एग्जांपल है उसे देख लेते हैं। जो अगला एग्जांपल है वो है बॉक्स ऑन द ग्राउंड। अब समझिए यहां से, सपोज मान लीजिए हमारा क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है हॉरिजेंटल, ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स का कुछ अपना वेट होगा, मास होगा। तो अब समझिए बात, जब ये बॉक्स इस ग्राउंड पर रखा गया तो क्या करेगा, ये बॉक्स का तो अपना वेट है तो मतलब इसका वेट क्या होगा, इस ग्राउंड पर लगेगा, मतलब नीचे की तरफ लगेगा। होप सो आप समझ रहे होंगे बात। क्यों, क्योंकि देखिए ना, ये बॉक्स है, बॉक्स कोई भी भारी चीज क्या है, नीचे की तरफ ही एक्ट करती है ना। मास क्या है, नीचे की तरफ ही एक्ट करती है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। और यहां पर क्या होता है, हम आगे जाकर देखेंगे फोर्स वेट क्या है, कैसे समझेंगे उसे, वो सब कुछ क्लियरली हम देखेंगे ग्रेविटेशन में। बस आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि जो हमारा वेट है वो क्या है, नीचे की तरफ एक्ट करता है। जो वेट हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड पर लगा रहा है फोर्स। क्यों, क्योंकि ये वेट जो है एक फोर्स होता है।
हम देखेंगे, मैंने आपको कहा अभी कि हम ग्रेविटेशन में सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि वेट क्या है, एक फोर्स है और ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड पर लग रहा है मतलब नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्या करेगा, जब इस बॉक्स का वेट ग्राउंड पर नीचे की तरफ लग रहा है तो ये बॉक्स क्या कर रहा है, ग्राउंड पर एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है नीचे की तरफ। तो क्या करेगा, ये बॉक्स तो अब ग्राउंड के अंदर जाना चाहेगा, लेकिन ये ग्राउंड क्या करेगा, ये ग्राउंड भी क्या करेगा, इस बॉक्स के इस लोअर सरफेस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये इस बॉक्स को क्या है, ऊपर ही रखेगा मेंटेन करके। और वो रिएक्शन फोर्स क्या है, वो क्या है, इस वेट का जस्ट ऑपोजिट होगा। अब देखिए यहां पर हम दिखाए नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, रिएक्शन फोर्स को मैंने यहां से उठाकर यहां ले आया है, लेकिन ये रिएक्शन फोर्स जो है ना, आप देखिए ध्यान से, अगर ये बॉक्स है और यही मान लीजिए ग्राउंड है और इसी के ऊपर क्या है, बॉक्स रखा हुआ है, अगर इसका वेट यहां पर नीचे लग रहा है तो इस वेट का जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है जस्ट ऑपोजिट लग रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, होप सो आप समझ रहे होंगे। और इसी रिएक्शन फोर्स को मैंने क्या है, यहां दिखा दिया है। यहां पर जो ये वेट है ये एक्शन के रूप में आ गया और इस वेट का रिएक्शन ग्राउंड लगाएगा इस बॉक्स पर ऊपर की तरफ, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है ये ग्राउंड पर परफॉर्म हो रहा है और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये बॉक्स पर परफॉर्म हो रहा है। अगर ये दोनों ही ग्राउंड पर परफॉर्म होते तब वहां पर हम क्या है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते थे। अभी हमने देखा भी एक्शन और रिएक्शन क्या है, आपस में कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट बॉडी पर लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर। तो चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं। अब चलिए, अभी तक हमने क्या है, ये देखा है कि यहां पर जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स आ रहा है दो बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से आ रहा है। क्या ये चीज हमेशा जरूरी है क्या, कि जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा? तो चलिए उसी चीज को अब यहां से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। It is not required that the two bodies should have physical contact to exert force on each other। यहां पर ये बात कह रहा है ये कि यहां पर ये जरूरी नहीं है कि दो बॉडी का हमेशा फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। तो भैया फिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर वहां पर अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं तो फिर आखिर वो एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट नहीं आ रही तब भी वो आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर पा रही हैं। तो चलिए अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो पहला एग्जांपल कह रहा है वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। बोल रहा है सन और प्लैनेट्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी वजह से क्या है, सन और प्लैनेट्स के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है। होप सो आप बात समझ जाएंगे। अगर यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता और यहां पर कोई एक क्या है बॉडी, या तो सन या प्लैनेट, कोई भी इसके पास अगर मान लीजिए कोई भी एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता तो वो क्या करता, एक दूसरे को किसी को खींच लेते तो ये यूनिवर्स ही खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है, यहां पर सन और प्लैनेट्स क्या है, आपस में एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं और प्लैनेट्स क्या है, रेगुलरली सन के क्या है, रिवॉल्व कर रही हैं सन के चारों तरफ। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए, तो यहां पर पहला हमने क्या देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल, किसके किसके बीच, सन और प्लैनेट्स के बीच। और यहां पर क्या है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। उसी तरह यहां पर जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, वो है द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू मैग्नेट्स विच आर केप्ट अपार्ट। बिल्कुल, आप देखिए ना, कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, अगर उसका हम ऑपोजिट पोल देखें तो ऑपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और सेम पोल क्या करता है, रिपेल करता है। अगर हम सेम पोल के मैग्नेट्स को लाएंगे तो मैग्नेट्स क्या है, फिजिकली कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या है, अपोज करते हैं। एक इधर धक्का मारता है, एक इधर धक्का मारता है। वहीं पर अगर हम क्या है, ऑपोजिट पोल लेकर आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वहां पर क्या है, फिजिकली क्या है, कोई थोड़ी धक्का मार रहा है, वो अपने आप ही खींच रहे हैं। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। होप सो आप बात समझ गए होंगे और ये टॉपिक आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, जब इतना सब कुछ हो गया तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ को। यहां पर जो पहला एग्जांपल है वो है अ स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड एंड फीट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वाटर। इट इज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू दिस फोर्स विच पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड। बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी हमने क्या देखा, कोई भी एक्शन हो रहा है किसी दूसरे बॉडी पर तो दूसरा बॉडी क्या कर रहा है, पहले वाले बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो स्विमर है वो पानी को क्या कर रहा है, अपने पैर और हाथ से
पीछे धक्का मार रहा है। जब वो पीछे धक्का मार रहा है तो क्या हो रहा है, वो कुछ फोर्स लगा रहा है पानी पर। जब वो फोर्स लगा रहा है पानी पर तो वही पानी क्या कर रहा है, स्विमर के बॉडी पर क्या है, रिएक्शन फोर्स दे रहा है, क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का। और उसी वजह से क्या हो रहा है, स्विमर आगे की तरफ मूव कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है पानी पर और पानी क्या कर रहा है, उसी का जस्ट रिएक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, स्विमर के बॉडी पर लगा दे रहा है। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर जो हमारा अगला एप्लीकेशन है वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन। और ये बहुत बार क्या एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान से। यहां पर क्या कह रहा है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड एंड गिव्स अ बैकवर्ड जर्क और किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। द गन इज सेड टू हैव रिकॉइल्ड। तो यहां पर जो बातें कही हैं उसे अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है। रिकॉइलिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ, यानी पीछे खिसकना, पीछे हटना। तो अब बात समझिए, यहां पर जब यहां पर गन से बुलेट को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। इसका मतलब जब हम क्या है, गन का ट्रिगर दबाते हैं तभी तो बुलेट आगे निकलता है। इसका मतलब गन के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यानी जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं किसी पहले बॉडी की हेल्प से, तो दूसरा बॉडी क्या करेगा, वो भी बिल्कुल पहले वाले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जब यहां गन के द्वारा बुलेट पर फोर्स लगाया जा रहा है और जैसे ही बुलेट आगे की तरफ निकल रहा है तो वो क्या करेगा, पीछे की तरफ एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा गन के ऊपर। और क्या है, गन इसी वजह से क्या होता है, जब कोई चलाता है तो क्या उसको जर्क महसूस होता है, पीछे की तरफ गन क्या करता है, रिकॉइल करता है। लेकिन गन का मास थोड़ा अधिक होता है, इस वजह से क्या हुआ, वो अधिक पीछे आ नहीं पाता है। लेकिन फिर भी क्या है, एक जर्क महसूस होता है क्या, बुलेट को फायर करने पर। और जैसे ही यहां पर बुलेट फायर हुआ, गन पीछे आया, जर्क लगा, उसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। और तो चलिए ये बात आपको क्लियर, तो अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला एप्लीकेशन है वो है द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स। तो आप देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप एज इट इज यही स्टेटमेंट्स क्या हैं, आप जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। आप यहां पर अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर। मैं क्या करता हूं, आपको शॉर्ट में डायग्राम की हेल्प से इस पूरे प्रोसेस को इजिली समझा देता हूं। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए सपोज मान लीजिए क्या है, ये एक हमारा रॉकेट है और इस रॉकेट के अंदर क्या होगा, फ्यूल होगा भैया। तो चलिए सपोज मान लेते हैं हम क्या, यहां पर जो ये डब्बा हमें दिख रहा है ये क्या है, इसका एक फ्यूल चैम्बर है। तो यानी इसके अंदर फ्यूल होगा, इस चैम्बर के अंदर। अब क्या होगा, उस फ्यूल को हम क्या करेंगे, इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट करेंगे तो फ्यूल जलना शुरू होगा। वो फ्यूल जलना शुरू होगा तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में नीचे से निकलना शुरू होगा। यानी ये जो रेयर एंड है इसका, इसके पीछे से क्या होगा, निकलना शुरू करेगा। जब यहां पर ये गैस निकलना शुरू होगा बाहर की तरफ, तो ये गैस क्या करेगा, ये गैस नीचे की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। यानी जब ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा तो क्या कर रहा है, यहां पर एक्शन परफॉर्म हो जा रहा है। इसका मतलब जो ये गैस चैम्बर है इस रॉकेट का, ये क्या कर रहा है, इस गैस के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसके वजह से क्या है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। जब ये गैस का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एज अ एक्शन, तो अब ये गैस क्या करेगा, ये रॉकेट के ऊपर अपना रिएक्शन फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसी वजह से क्या हो रहा है, रॉकेट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उड़ पा रहा है। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसीलिए यहां कह रहा है द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बिल्कुल यहां पर रॉकेट क्या कर रहा है, गैस के ऊपर एक्शन कर रहा है और यही गैस क्या कर रहा है, अब रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है और इसी वजह से रॉकेट क्या है, ऊपर उड़ जा रहा है। और इस चीज को आप क्या है ना, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। इस चीज को आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को क्या है, काट दे रहा हूं। होप सो आपको इतनी बातें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा एक नोट पॉइंट लिखा है उसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पर, दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। बिल्कुल ये बात तो सही कह रहा है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर मान लीजिए कोई बॉडी ए है और यहां पर मान लीजिए कोई बॉडी बी है। ये बॉडी ए क्या कर रहा है, बी के ऊपर कुछ एक्शन लगा रहा है। इसके एक्शन लगाने की वजह से यहां पर बी क्या कर रहा है, ए के ऊपर अब क्या कर रहा है, रिएक्शन लगा रहा है। ये चीज तो हमने पता देखा भी है और हमें पता भी है कि यहां जो एक्शन हो रहा है और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन आप देखिए यहां पर तो फोर्स
दोनों ही है ना, दोनों तो भैया फोर्स ही हैं और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो इसका मतलब बी के द्वारा ए के ऊपर जो रिएक्शन लगाया जा रहा है और ए के द्वारा जो बी के ऊपर एक्शन लगाया जा रहा है, जब फोर्स दोनों का सेम है, भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन फोर्स सेम है, यानी फोर्स सेम है तो भैया एक्सेलरेशन तो सेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से फोर्स लगेगा उसी हिसाब से बॉडी का क्या है, वेलोसिटी का चेंज होगा। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। लेकिन यहीं पर एक दूसरी चीज आकर मैटर कर जाती है, वो होती है बॉडी की मास। ध्यान से, अब यहां पर फोर्स तो बराबर है, ठीक बात है, लेकिन अब जब बॉडी की मास डिफरेंट हो गई तो तभी यहां पर हमें सेकंड लॉ से एक रिलेशन मिलकर आया था। वो क्या था? F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी यहां पर m और a आपस में मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड अब बराबर होने से भी कोई फायदा नहीं। यहां पर जिसका मास अधिक हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन भैया कम हो जाएगा। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे अब। तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज द टू बॉडीज ऑन विच एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट यूजुअली हैव डिफरेंट मासेज। और इसी वजह से क्या है, यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से उसके बाद भी यहां पर जो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, वो डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अपना मास मैटर कर जाता है। होप सो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको आज समझाया पढ़ाया। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है अच्छे से, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।